हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आई होप आप सभी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज की जो क्लास है ये एक मैराथन क्लास होने वाली है और इसमें हम लोग आज जनरल एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यहाँ पर इसके टॉप एमसीक्यू को कवर करेंगे, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहां से भी यहाँ पर क्वेश्चन को ऐड किया गया है। तो ये जो क्लास है ये यूपी ट्रिपल एससी, एजीटीए, यूके ट्रिपल एससी, डबल एओ, एमपी आरएईओ, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर है, या फिर इसके अलावा कोई भी अदर एग्रीकल्चर एग्जाम जहां पर आपको मालूम है कि जनरल एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आने वाला है, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए, उन सारे विद्यार्थियों के लिए ये जो क्लास है ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जनरल एग्रीकल्चर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इस टॉपिक को एक मैराथन क्लास करके हम लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं। तो जितने भी एग्रीकल्चर के विद्यार्थी है वो इस क्लास के एंड तक बने रहिए। क्लास के एंड में आपको पूरा जो क्लास है इसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई जाएगी जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलते हैं आज की इस क्लास में जहां पर हम लोग जनरल एग्रीकल्चर वाले पोर्शन को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल एग्रीकल्चर महा मैराथन एमसीक्यू क्लास, ये मैराथन सीरीज होने वाला है। यहाँ पर आपको एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, ताकि जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी है उनके लिए यहाँ पर आसानी हो। और इसी तरीके से यहाँ पे सारे क्वेश्चन को बनाया गया है। तो यहाँ पर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि यूके ट्रिपल एससी, डबल एओ, यूपी ट्रिपल एससी, एसडीटीए और सबसे इंपॉर्टेंट एमपी आरएओ के लिए रहने वाला है। तो सिर्फ एक क्लास कंप्लीट रिवीजन और जनरल एग्रीकल्चर का पोर्शन आपका कंप्लीट। तो चलते हैं आज की पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, द फेमस कल्टिवेटेड प्लांट विच डेवलप्ड इन चाइना इज। तो यहाँ पहला क्वेश्चन में ही पूछ रहा है कि चीन में विकसित हुई प्रसिद्ध कृषि फसल कौन सी है। तो वैसा प्लांट बताना है जो चाइना में डेवलप किया गया और काफी फेमस है। ऑप्शन नंबर ए टी, चाय। ऑप्शन नंबर बी कॉफी। ऑप्शन नंबर सी कॉटन। ऑप्शन नंबर डी ऑरेंज, संतरा। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा क्रॉप प्लांट है जो फेमस है और जो चाइना में डेवलप किया गया था। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए टी, चाय। चाय जो कि चाइना में विकसित हुआ और ये काफी फेमस प्लांट है। तो चाय का उद्गम स्थान यहाँ बात करें कि इसका ओरिजिन क्या है, तो ये चीन है। टी का वैज्ञानिक नाम की बात करें यहाँ पर तो कैमेलिया सिनेंसिस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। टी फसल प्रकार की बात करें तो ये एक तरह का प्लांटेशन बेवरेज क्रॉप है। और कॉफी की उद्गम की बात करें यहाँ पर कि कॉफी का ओरिजिन स्थान क्या है, तो ये इथोपिया हो जाएगा। और इस तरीके से अगर चाय और कॉफी की बात करें तो चाय का चाइना और कॉफी का इथोपिया ओरिजिन स्थान माना जाता है। तो ये था आज का पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, इंडियाज पोजीशन इन टोटल कैटल पॉपुलेशन इज। तो टोटल कैटल पॉपुलेशन की संख्या में भारत का जो स्थान है वो विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी थर्ड, ऑप्शन नंबर डी फोर्थ। तो अगर बात करें यहाँ पे कैटल पॉपुलेशन में तो इंडिया का जो पोजीशन है वो है प्रथम स्थान। यहाँ पर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडिया रैंक्स इन टोटल कैटल पॉपुलेशन फर्स्ट। इंडिया रैंक्स इन टोटल बफेलो पॉपुलेशन, उसमें भी फर्स्ट। इंडिया रैंक्स इन मिल्क प्रोडक्शन, इसमें भी फर्स्ट। मेजर लाइव स्टॉक स्टेट की बात करें कि इंडिया का कौन सा स्टेट है जहां पर मेजर लाइव स्टॉक देखने को मिलता है, तो वो है उत्तर प्रदेश। तो आई होप ये वाला जो स्लाइड है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अच्छे तरीके से पेन कॉपी लेके बैठना है और एक एक क्वेश्चन को आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देते हुए इस क्लास को कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल मेल स्ट्राइल लाइन इंट्रोड्यूस्ड फॉर हाइब्रिड पल्म मिलेट प्रोडक्शन इन इंडिया वास। भारत में संकर बाजरा हाइब्रिड पल्म मिलेट उत्पादन के लिए प्रयुक्त जो प्रमुख नर बांझ मेल स्ट्राइल लाइन कौन सी थी। ऑप्शन नंबर ए टिप 23A, ऑप्शन नंबर बी बीजे 104, ऑप्शन नंबर सी एमएचबी 118, ऑप्शन नंबर डी CO2। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि हाइब्रिड पल्म मिलेट के लिए, इसके उत्पादन के लिए जो मेल स्ट्राइल का यूज किया गया वो कौन सा है।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, टिप 23A जो मेल स्ट्रायल है इसको इंट्रोड्यूस किया गया पर्ल मिलेट में, हाइब्रिड पर्ल मिलेट के प्रोडक्शन में। यहाँ पर बात करें प्रिंसिपल CMS लाइन इन पर्ल मिलेट, टिप 23A फर्स्ट कमर्शियल पर्ल मिलेट हाइब्रिड की बात करें, पहला कमर्शियल पर्ल मिलेट हाइब्रिड HB1 है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। टेक्निक की बात करें, इसमें कौन सा टेक्निक यूज किया गया, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी जो CMS है, इस टेक्निक का यूज करके यहाँ पर जो हाइब्रिड पर्ल मिलेट है इसको डेवलप किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, द क्रॉप इन विच मैक्सिमम पेस्टिसाइड आर यूज, निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे अधिक कीटनाशकों पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए टोमेटो, ऑप्शन नंबर बी पोटैटो, ऑप्शन नंबर सी शुगर केन, ऑप्शन नंबर डी कॉटन कपास। तो सबसे ज्यादा जो पेस्टिसाइड है, कीटनाशक है, ये इन चारों में से किस क्रॉप में मैक्सिमम यूज किया जाता है। तो बात करें सबसे ज्यादा जो पेस्टिसाइड यूज होने वाला जो क्रॉप है वो है कॉटन, इसका सही आंसर हो जाएगा कपास, कॉटन। मैक्सिमम पेस्टिसाइड कंज्यूमिंग क्रॉप कॉटन। मेजर पेस्ट की बात करें जो कॉटन क्रॉप में लगता है वो है बॉलवर्म, व्हाइट फ्लाई, जैसिड, ये मेजर पेस्ट है, इसको भी आप लोग को याद रखना है। बीटी कॉटन कंट्रोल्स बॉलवर्म, बॉलवर्म को कौन कंट्रोल करता है, यहाँ पे जो बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन जो किस्म है ये बॉलवर्म को कंट्रोल करने का काम करता है। टाइप की बात करें तो कॉटन जो कपास है ये किस तरह का क्रॉप है, ये एक फाइबरस क्रॉप है, फाइबर क्रॉप है। निकनेम की बात करें पेस्टिसाइड इंटेंसिव क्रॉप, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है। तो इसी तरीके से आपको हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जो सही आंसर होगा उसको हम लोग पॉइंट वाइज अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से किसी भी टॉपिक से छूटे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैलरिस माइनर इज ऑल्सो नॉन एज, तो जो फैलरिस माइनर है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बर्मुडा ग्रास, ऑप्शन नंबर बी कैनरी ग्रास, ऑप्शन नंबर सी कांस, ऑप्शन नंबर डी वाटर हाइसिंथ, जो जलकुंभी के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला बात यहाँ पे जो फैलरिस माइनर है ये क्या है, तो ये एक वीड है। ये किस क्रॉप में देखने को मिलता है, तो ये वीट में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसका टेस्ट वेट कितना होता है, तो 2 ग्राम होता है। और इसका जो अन्य नाम है वो है कैनरी ग्रास, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन में हम लोगों ने कितने पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस कर लिया, और साथ ही साथ कुछ और पॉइंट को भी यहाँ पे देखेंगे, जिसमें फैलरिस माइनर का कॉमन नेम की बात करें तो कैनरी ग्रास इसका सही आंसर हो गया। हिंदी नेम की बात करें तो गोली डंडा हो जाएगा। मेजर क्रॉप जो है वो है वीट, यहाँ पे सबसे ज्यादा वीट को अफेक्ट करता है ये जो फैलरिस माइनर है। फैमिली की बात करें तो किस फैमिली से बिलोंग करता है, पोएसी। टाइप की बात करें तो नैरो लिव्ड ग्रासी वीड, ये एक नैरो लिव्ड ग्रासी वीड है। तो इतने सारे पॉइंट को आप याद रखेंगे फैलरिस माइनर के लिए। नेक्स्ट है द राइस वेराइटी कंटेनिंग डीजी वूजिन जीनिस, तो जो डीजी वूजिन जीन है वाली धान राइस की किस्म कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए इंद्रसेन, ऑप्शन नंबर बी बारमोती, ऑप्शन नंबर सी तिलक, ऑप्शन नंबर डी IR8। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी IR8, ये जो वैरायटी है जिसमें डीजीवूजिन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डीजीवूजिन जिन प्रेजेंट इन IR8, IR का फुल फॉर्म इंटरनेशनल राइस 8, IR8 इज नॉन एज मिरेकल राइस, मिरेकल राइस के नाम से IR8 जो है ये जाना जाता है। डेवलप्ड बाय, तो किस इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको डेवलप किया गया, IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा IR8 को डेवलप किया गया, जो कि मिरेकल राइस के नाम से जाना जाता है। पेरेंटेज की बात करें पेटा एंड डीजी वूजिन। इंपॉर्टेंस, तो इंपॉर्टेंस कहां पे देखा गया, तो राइस के क्षेत्र में जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ वहां पर इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ICR वाज, तो ICR जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है के प्रथम महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन थे। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर NS रांधवा, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर GS रांधवा, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर BP पाल। तो यहाँ पर 4 साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ICR कौन थे।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर बीपी पाल। डॉक्टर बीपी पाल, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीआर। फर्स्ट डीजी ऑफ आईसीआर डॉक्टर बीपी पाल, नॉन एज फादर ऑफ रोज ब्रीडिंग इन इंडिया। तो रोज के क्षेत्र में, ब्रीडिंग के क्षेत्र में काफी इनका नाम था, तो फादर ऑफ रोज ब्रीडिंग के नाम से जो साइंटिस्ट जाने जाते हैं वो है डॉक्टर बीपी पाल। फील्ड प्लांट ब्रीडिंग, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ डेयर, और डेयर की फर्स्ट सेक्रेटरी की बात करें तो वो भी डॉक्टर बीपी पाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटैटो ईसा। तो जो आलू है पोटैटो, किसका रूपांतरण मॉडिफिकेशन है? ऑप्शन नंबर ए मॉडिफाइड स्टेम, ऑप्शन नंबर बी मॉडिफाइड रूट, ऑप्शन नंबर सी मॉडिफाइड लीफ, ऑप्शन नंबर डी मॉडिफाइड सीड। तो जो आलू है पोटैटो है, ये किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का, रूट का, लीफ का, सीड का? आपको इनमें से सही आंसर का चयन करना है और कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देते हुए जाना है, क्योंकि आपको एंड में पता चलना चाहिए कि आपने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो बात करते हैं जब आलू का, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए मॉडिफाइड स्टेम। जो पोटैटो है ये मॉडिफाइड स्टेम का ही एक मॉडिफिकेशन है। पोटैटो इज अ मॉडिफाइड स्टेम ट्यूबर। साइंटिफिक नेम इसका क्या है? सोलेनम ट्यूबरेसम। रिजर्व फूड की बात करते हैं, इसके अंदर कौन सा फूड जो है वो रिजर्व होता है? वो है स्टार्च। आई ऑफ पोटैटो बर्ड्स कहलाता है, कली कहलाता है। जो पोटैटो है उसमें आइज देखने को मिलता है, वही बर्ड्स कहलाता है, कली कहलाता है। और इसमें जो प्रोपगेशन देखने को मिलता है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा ही, इसी मेथड के द्वारा यहाँ पे प्रोपगेशन होता है पोटैटो में। तो ये सारे जो पॉइंट है ये पोटैटो से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच द फाइबर इन द बार्क गेट्स लूज्ड एंड सेपरेटेड फ्रॉम द वुडी स्टॉक इज कॉल्ड एज। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा तने की जो छाल है, बार्क में उपस्थित जो फाइबर है, उसको ढीला होकर लकड़ी वाले भाग जो वुडी स्टॉक है से अलग हो जाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए रेटिंग, ऑप्शन नंबर बी एक्सट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर फाइबर जो रेशा है उसको प्राप्त करना है वुडी स्टॉक से, तो ये क्या कहलाता है ये प्रोसेस? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए रेटिंग। ये जो प्रोसेस है ये रेटिंग कहलाता है, जो कि जूट में देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट एरिया ऑफ ग्राउंडनट। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में मूंगफली ग्राउंडनट का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो यहाँ पर जो एरिया है सबसे ज्यादा किस स्टेट का है? ग्राउंडनट के क्षेत्र में, ग्राउंडनट जो क्रॉप है इसके लिए सबसे हाईएस्ट जो एरिया है वो कौन रखता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर गुजरात हो जाएगा। अगर ग्राउंडनट की बात करें तो इसके लिए सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट एरिया ऑफ ग्राउंडनट है वो गुजरात में देखने को मिलता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। हाईएस्ट एरिया अंडर ग्राउंडनट गुजरात। ग्राउंडनट इज कॉल्ड किंग ऑफ ऑयल सीड। किंग ऑफ ऑयल सीड की बात करें तो वो ग्राउंडनट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइंटिफिक नेम की बात करें एरेचिस हाइपोजिया, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। मेजर सीजन की बात करें, जब इसको ग्रो करने के लिए जो मेजर सीजन माना जाता है वो है खरीफ, ये एक खरीफ क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है येलो रेवोल्यूशन इंडिकेट्स द प्रोडक्शन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है येलो रेवोल्यूशन इंडिकेट्स द प्रोडक्शन ऑफ। पीली क्रांति येलो रेवोल्यूशन किसके उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए ऑयल सीड तिलहन, ऑप्शन नंबर बी फ्रूट प्रोडक्शन फल उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी शुगर क्रॉप्स सरकरा फसलें, ऑप्शन नंबर डी पल्सेस प्रोडक्शन दलहन वाली फसलें। तो यहाँ पर जो येलो रेवोल्यूशन है ये किस क्रॉप से रिलेटेड है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है ऑयल सीड। जब भी बात करें हम लोग येलो रेवोल्यूशन का तो ये ऑयल सीड से रिलेटेड है, ऑयल सीड को इंडिकेट करता है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे।
साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग कुछ और रेवोल्यूशन को देखेंगे और उससे रिलेटेड सेक्टर को देखेंगे कि किससे रिलेटेड है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार में हम लोग सारे रेवोल्यूशन को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इसमें पहला है ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि फूड ग्रेन से रिलेटेड है। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क के प्रोडक्शन से। येलो रेवोल्यूशन ऑयलसीड से, जो हमने क्वेश्चन में अभी देखा। ब्लू रेवोल्यूशन की बात करें तो ये फिशरीज से है। गोल्डन रेवोल्यूशन की बात करें तो हॉर्टिकल्चर एंड हनी के प्रोडक्शन से। गोल्डन रेवोल्यूशन हनी एंड हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन से। सिल्वर रेवोल्यूशन की बात करें तो एग, जो अंडे हैं, एग के प्रोडक्शन की बात करें तो ये सिल्वर रेवोल्यूशन से आता है। पिंक रेवोल्यूशन की बात करें तो मीट एंड अनियन, ये पिंक रेवोल्यूशन है। तो यहाँ पर हम लोगों ने रेवोल्यूशन के सारे क्वेश्चन यहाँ पे लगभग देख लिए अच्छे खासे। यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ पर अच्छे तरीके से आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ टर्मिनल बड इन तंबाकू इज कॉल्ड। तो जो तंबाकू है इसमें शीर्ष जो कलिका तो जो तंबाकू है इसमें जो शीर्ष पे जो कलिका होती है टर्मिनल बड को हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए टॉपिंग, ऑप्शन नंबर बी डी सकरिंग, ऑप्शन नंबर सी निपिंग, ऑप्शन नंबर डी क्यूरिंग। तो अगर बात करें रिमूवल ऑफ टर्मिनल बड इन टोबैको तो ये टॉपिंग कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए टॉपिंग। रिमूवल ऑफ टर्मिनल बड टॉपिंग कहलाता है। रिमूवल ऑफ सकर्स, अगर यहीं पे सकर्स को रिमूव करते हैं तो डी सकरिंग कहलाता है। पर्पस ऑफ टॉपिंग काफी इंपॉर्टेंट, टॉपिंग तो समझ में आ गया लेकिन ये क्यों किया जाता है? तो बेटर लीफ ग्रोथ एंड क्वालिटी, जो लीफ है उसका ग्रोथ बेटर हो सके और जो क्वालिटी है वो भी इनहेंस हो सके। क्रॉप एसोसिएटेड, तो ये तंबाकू से रिलेटेड है। फॉर विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इंडिया इज फुली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स। तो भारत किस प्रकार के उर्वरक फर्टिलाइजर के लिए पूरी तरह आयात इंपोर्ट पर निर्भर है? ऑप्शन नंबर ए एन फर्टिलाइजर, ऑप्शन नंबर बी पी फर्टिलाइजर, ऑप्शन नंबर सी के फर्टिलाइजर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर कुछ फर्टिलाइजर्स ऐसे होते हैं जिसपे जो इंडिया है वो फुली डिपेंडेंट है, इंपोर्ट करने के लिए, बाहर से मंगाने के लिए निर्भर है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है वो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन के फर्टिलाइजर। जितने भी पोटेशियम फर्टिलाइजर है इसको भारत बाहर से इंपोर्ट करता है, ये आपको याद रखना है। फर्टिलाइजर्स फुली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स पोटेशियम फर्टिलाइजर्स के। मेजर पोटास फर्टिलाइजर की बात करें तो म्यूरेट ऑफ पोटास। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि मेजर पोटास फर्टिलाइजर, एक पोटास फर्टिलाइजर को बताना जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है म्यूरेट ऑफ पोटास। इंडिया इंपोर्ट्स पोटास फ्रॉम, कहाँ से मंगाता है इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे, कनाडा, रसिया और बेलारूस। तो ये जो तीन कंट्री है यहाँ से मेनली जो पोटास है इसको भारत जो है वो इंपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूजिंग प्लानिंग इज सिचुएटेड एट। तो राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग योजना ब्यूरो NBSS एंड LUP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नागपुर, ऑप्शन नंबर बी पुणे, ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। तो यहाँ पर आपको फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो NBSS एंड LUP है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका नागपुर होगा। ये नागपुर में लोकेटेड है, सिचुएटेड है। NBSS एंड LUP हेडक्वार्टर्स नागपुर। स्टेट की बात करें तो नागपुर महाराष्ट्र में है, अंडर ICR, और ये ICR के अंडर में आता है। मेन फंक्शन की बात करें सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग इसका मेन फंक्शन है। फुल फॉर्म की बात करें नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर कंटेंट मिलने वाला है, क्वेश्चन, ऑप्शन और पॉइंट वाइज आपको सारे टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर जितने भी वन लाइनर्स है वो देखने को मिलेगा। तो अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए होगा तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ICR? ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
तो यहाँ पर इसके ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन है डॉक्टर बीपी पाल, खान बहादुर सर मोहम्मद, हबीबुल्ला, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर पंजाब सिंह। तो ये इसके ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर कौन थे। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खान बहादुर सर मोहम्मद। जो हबीबुल्ला है ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर थे। बात करें यहाँ पे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर का, तो जो मैंने बताया सर मोहम्मद हबीबुल्ला। आईसीआर एस्टैब्लिश्ड की बात करें तो 1929 में इसका स्थापना हुआ था। ओरिजिनल नेम की बात करें इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, वो है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज सेटअप इन पूसा बिहार इन द ईयर। तो जो इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना पूसा बिहार में हुआ था, तो किस वर्ष में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1905, ऑप्शन नंबर बी 1901, ऑप्शन नंबर सी 1871, ऑप्शन नंबर बी 1872। तो यहाँ पे IARI की यहाँ पे बात करें इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो इसकी जो स्थापना है ये 1905 में हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1905 पूसा बिहार में। इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड 1905, ओरिजिनल लोकेशन पूसा बिहार। बाद में इसको वहां से ट्रांसफर करके जो अभी इसका करंट लोकेशन है वो है न्यू दिल्ली, शिफ्टेड आफ्टर 1934 बिहार अर्थक्वेक। तो बिहार के पूसा में वहां पर अर्थक्वेक आया था 1934 में, 1934 में, जिसके कारण इसको शिफ्ट किया गया न्यू दिल्ली में। अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैपसीड एंड मस्टर्ड बिलोंग टू द फैमिली। तो जो रैपसीड है एंड मस्टर्ड है ये किस कुल फैमिली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए लेग्यूमिनेसी, ऑप्शन नंबर बी कंपोजिटी, ऑप्शन नंबर सी यूफोरबेसी, ऑप्शन नंबर डी क्रूसीफेरी। तो यहाँ पे चार फैमिली का नाम दिया हुआ है, तो इन चारों में से कौन सा जो है वो रैपसीड और मस्टर्ड का फैमिली है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी क्रूसीफेरी। रैपसीड एंड मस्टर्ड की बात करें तो इसका जो फैमिली है वो है क्रूसीफेरी। फैमिली ऑफ रैपसीड एंड मस्टर्ड क्रूसीफेरी, ब्रेसिकेसी। कॉमन नेम की बात करें क्रूसीफेरस। मेजर क्रॉप्स की बात करें तो मस्टर्ड हो गया, कैबेज हो गया पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर फूल गोभी, रेडिश जो हो गया मूली। तो इनका जो फैमिली है वो है क्रूसीफेरी, ये क्रूसीफरस क्रॉप है। मॉडर्न फैमिली नेम की बात करें तो ब्रेसिकेसी। जो इसका ओल्ड नेम था वो क्रूसीफेरी था, लेकिन अभी जो इसका नाम है वो है ब्रेसिकेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड इन द वर्ल्ड इज। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि विश्व में रेपसीड एवं मस्टर्ड का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए चाइना, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी इंडिया, ऑप्शन नंबर डी कनाडा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चाइना। अगर बात करें यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड का वर्ल्ड में, तो इसका जो सबसे अधिक उत्पादक चाइना में देखने को मिलता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए चाइना। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड चाइना। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करें तो यहाँ पर इंडिया भारत है। मेजर इंडियन प्रोड्यूसर स्टेट की बात करें कि इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसका कहाँ पे होता है, तो वो राजस्थान में होता है, राजस्थान में देखने को मिलता है। क्रॉप टाइप की बात करें तो जो रैपसीड एंड मस्टर्ड है ये एक ऑयलसीड क्रॉप है। यूजेस की बात करें तो एडिबल ऑयल प्लस इंडस्ट्रियल यूज। तो एडिबल यूज के लिए भी इसका उपयोग होता है और साथ ही साथ जो इंडस्ट्री है यहाँ पर भी इसका यूज किया जाता है। तो ये रैपसीड एंड मस्टर्ड से यहाँ पर हम लोगों ने दो क्वेश्चन को देखा और अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है सनफ्लावर एज एन ऑयलसीड क्रॉप वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया इन। तो जो सूरजमुखी है सनफ्लावर को भारत में तिलहनी फसल के रूप में कब लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1965,
ऑप्शन नंबर बी 1969, ऑप्शन नंबर सी 1972, ऑप्शन नंबर डी 1985। तो अगर बात करें यहाँ पे सनफ्लावर जो ऑयलसीड क्रॉप है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, वो 1972 में। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रिटिकम एस्टिवम इन अ व्हीट। तो जो ट्रिटिकम एस्टिवम है गेहूं किस प्रकार का होता है? ऑप्शन नंबर ए डायप्लॉइड, ऑप्शन नंबर बी टेट्राप्लॉइड, ऑप्शन नंबर सी हेक्साप्लॉइड, ऑप्शन नंबर डी मोनोप्लॉइड। तो जो ट्रिटिकम एस्टिवम है ये गेहूं का साइंटिफिक नेम है। तो आपको बताना है यहाँ पर जो व्हीट है ये किस तरीके का यहाँ पर क्रॉप है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्हीट की बात करें ट्रिटिकम एस्टिवम का तो ये हेक्साप्लॉइड है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेन लेग्यूम विच इज ऑल्सो ग्रोन एज एन ऑयल सीड। तो निम्नलिखित में से कौन सी जो दाल ग्रेन लेग्यूम फसल है जो तेल के रूप में भी उगाया जाता है, ऑयल सीड क्रॉप के रूप में भी उगाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए चिकपी चना, ऑप्शन नंबर बी उड़द बीन, ऑप्शन नंबर सी लेंटिल मसूर, ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है ये लेग्यूम क्रॉप है, लेकिन इनमें से जो एक है वो ऑयलसीड क्रॉप के तरह भी यूज में लिया जाता है। तो आपको यहाँ पर इसका सही आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन। सोयाबीन एक लेग्यूम क्रॉप है, लेकिन इसका जो यूज है वो ऑयलसीड क्रॉप के रूप में भी किया जाता है। ओनली ग्रेन लेग्यूम यूज्ड एज अ ऑयलसीड वो है सोयाबीन। प्रोटीन कंटेंट की बात करें सोयाबीन में 40% प्रोटीन देखने को मिलता है, काफी ज्यादा। ऑयल कंटेंट जो होता है वो भी इसमें 20 से 30% देखने को मिलता है। नॉन एज गोल्डन मीन, और ये गोल्डन मीन के नाम से भी जाना जाता है। साइंटिफिक नेम की बात करें तो जो ग्लाइसिन मैक्स है ये इसका साइंटिफिक नेम है सोयाबीन का। यहाँ पर आपको क्या क्या याद रखना है? प्रोटीन कंटेंट इसका याद रखना है 40%, ऑयल कंटेंट याद रखना है 20 से 30%, और इसका जो एक और नाम है वो क्या है, गोल्डन मीन के नाम से जाना जाता है। तो ये सारा पॉइंट यहाँ पर सोयाबीन से रिलेटेड आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड फ्रॉम। अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना जो है की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1957, ऑप्शन नंबर बी 1955, ऑप्शन नंबर सी 1965, ऑप्शन नंबर डी 1967। तो अगर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट की बात करें तो जो इसकी शुरुआत है ये ऑप्शन नंबर ए 1957 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेज प्रोटीन इज डिफिशियंट इन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि जो मक्का है मेज के प्रोटीन में किस अमीनो अम्ल की कमी होती है? ऑप्शन नंबर ए बेटाडीन, ऑप्शन नंबर बी ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन, ऑप्शन नंबर सी लाइसिन, ऑप्शन नंबर डी ट्रिप्टोफैन। तो यहाँ पर अमीनो अम्ल की जिक्र हो रहा है, तो जो मेज है इसमें एक जो अमीनो अम्ल है उसकी डिफिशियंसी देखने को मिलता है। तो इनमें से कौन सा आंसर इसका सही होगा? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी ट्रिप्टोफैन। तो जो यहाँ पे ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन है ये एक अमीनो अम्ल है जो कि मेज में नहीं पाया जाता। मेजर प्रोटीन ऑफ मेज, और इसमें जो प्रोटीन होता है वो होता है जीन। इसको आप लोग याद रखेंगे। जीन इज डिफिशियंट इन लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। जो अमीनो अम्ल है ये दोनों इसमें डिफिशियंट होते हैं, नहीं पाया जाता है। इम्प्रूव्ड मेज की बात करें तो जो इम्प्रूव्ड मेज है वो है क्वालिटी प्रोटीन मेज क्यूपीएम। जिन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्यूपीएम है वो है ओपेक 2। क्यूपीएम डेवलप्ड बाय, और जो क्यूपीएम है क्वालिटी प्रोटीन मेज है ये कहाँ पे डेवलप हुआ था, किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो जो इवेंजिलिना है, विलेजेस एंड सुरेंद्र के वसल, इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द क्रॉप विच ओरिजिनेटेड इन पेरू एंड ब्राजील बट इज नाउ मेनली ग्रोन इन इंडिया।
तो काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि वह कौन सी फसल है जिसका उद्यम जो ओरिजिन है वो पेरू और ब्राजील में हुआ, लेकिन वर्तमान में मुख्य रूप से भारत में उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए ग्राउंडनट मूंगफली, ऑप्शन नंबर बी पोटैटो आलू, ऑप्शन नंबर सी मेज मक्का, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो पेरू और ब्राजील में ओरिजिन होने वाला क्रॉप, लेकिन मेनली जो इंडिया में ग्रो किया जाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए ग्राउंडनट। ग्राउंडनट, और अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था कि सबसे ज्यादा जो एरिया है वो गुजरात रखता है, वहां पर ग्राउंडनट का जो कल्टीवेशन है वो बड़े पैमाने पे किया जाता है। ग्राउंडनट का उद्यम पेरू एंड ब्राजील है। ग्राउंडनट का वैज्ञानिक नाम एरिचिस हाइपोजिया। ग्राउंडनट को कहा जाता है किंग ऑफ ऑयलसीड, किंग ऑफ ऑयलसीड के ग्राउंडनट जाना जाता है। पोटैटो का उद्यम ये भी पेरू, और मेज का उद्यम मेक्सिको। तो यहाँ पे दो क्रॉप और भी है जिसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। पोटैटो का जो ओरिजिन है वो है पेरू, और जो मेज है इसका मेक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटैटो फेमाइन ऑफ आयरलैंड अकर्स इन। तो आयरलैंड में आलू का महान अकाल पोटैटो फेमाइन कब हुआ था? 1645, 1745, 1845, 1854। तो जो आयरलैंड है यहाँ पर एक पोटैटो फैमान देखने को मिला था, पोटैटो अकाल देखने को मिला था, तो ये कब हुआ था? तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1845 में आयरलैंड में पोटैटो फैमान आया था। आयरस पोटैटो फैमान स्टार्टेड इन 1845, 1845। डिजीज जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो था। पोटैटो में एक डिजीज देखने को मिलता है लेट ब्लाइट, जिसके कारण ये फैमान आया। कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस, ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। कंट्री बात करें तो कंट्री जो है वो आयरलैंड इससे ज्यादा अफेक्ट हुआ, ऑल्सो नॉन एज ग्रेट आयरिश फैमान। अगर बात करें ग्रेट आयरिश फैमान के नाम से कौन जाना जाता है, वो है पोटैटो फैमान, जो कि आयरलैंड में हुआ था 1845 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्थोडॉक्स सीड्स कैन बी प्रिजर्व फॉर लॉन्ग पीरियड्स एट अ टेम्परेचर ऑफ। तो जो ऑर्थोडॉक्स सीड है को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए किस तापमान पर रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए -196 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी -10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर डी 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर ऑर्थोडॉक्स सीड है इसको अगर लॉन्ग पीरियड तक इसको प्रिजर्व करना है तो किस टेम्परेचर पे करेंगे? वो है ऑप्शन नंबर बी -10 to -20 डिग्री सेल्सियस पे, सेंटीग्रेड पे यहाँ पे इसको प्रिजर्व करेंगे। ऑर्थोडॉक्स सीड्स स्टोरेज टेम्परेचर -10 to -20। ऑर्थोडॉक्स सीड्स टॉलरेट ड्राइंग प्लस लो टेम्परेचर। रिकैल्सिट्रेट सीड्स टॉलरेट नेदर ड्राइंग और नॉर फ्रीजिंग। जो रिकैल्सिट्रेट सीड होती है वो ना तो ड्राई और ना ही फ्रीजिंग, दोनों कंडीशन को नहीं झेल सकता है। लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन की बात करें तो ऑर्थोडॉक्स जो सीड होते हैं ये लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थोडॉक्स सीड की बात करें तो व्हीट, राइस, ग्राउंडनट, ये सारे जो एग्जाम्पल है ये ऑर्थोडॉक्स सीड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सेंटर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय वेविलोव इज। तो जो वेविलोव है के द्वारा फसलों के उत्पत्ति केंद्रों सेंटर ऑफ ओरिजिन की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 21, 21। तो वेविलोव के द्वारा जो फसलों का उत्पत्ति केंद्र जो सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है वो 8 माना जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 8। सेंटर ऑफ ओरिजिन थ्योरी प्रपोज्ड बाय निकोलाई वेविलोव। नंबर ऑफ सेंटर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय वेविलोव 8। ईयर्स ऑफ प्रपोजल 1926, 1926 में इसको प्रपोज किया गया था, और टोटल यहाँ पर 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन देखने को मिलता है। बेसिस ऑफ सेंटर क्या था? मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी, जहां पर सबसे ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलता है उसे सेंटर ऑफ ओरिजिन माना गया।
इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो प्लांट ब्रीडिंग एंड जर्म प्लाज्मा कंजर्वेशन, इंपॉर्टेंस की बात करें प्लांट ब्रीडिंग एंड जर्म प्लाज्मा कंजर्वेशन, तो यहाँ पर इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट ऑफ वन जूट बेल इज इक्वल टू, जूट की एक गांठ बेल को मानक वजन कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 160 केजी 160 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी 170 केजी 170 किलोग्राम, 180 केजी 180 किलोग्राम, 190 केजी 190 किलोग्राम। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो जूट से रिलेटेड है, आपको बताना है कि एक बेल में यहाँ पर कितना किलोग्राम होता है। तो जूट में अगर वन बेल की बात करें तो 180 केजी होता है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 180 केजी। वेट ऑफ वन जूट बेल 180 केजी। जूट इज नॉन एज गोल्डन फाइबर, स्वर्ण रेशा गोल्डन फाइबर के नाम से जूट जाना जाता है। लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया वेस्ट बंगाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा जो जूट है इसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? वेस्ट बंगाल में। बोटानिकल नेम ऑफ जूट कॉर्कोरस स्पीसीज। मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री की बात करें इंडिया एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI इज लोकेटेड एट, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI है, ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए देहरादून, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी मुंबई। तो जो NBRI है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये लखनऊ में लोकेटेड है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। NBRI हेडक्वार्टर्स लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। NBRI कम्स अंडर CSIR के अंतर्गत आता है। NBRI स्टैब्लिश की बात करें तो 1953 1953 में इसकी स्थापना किया गया था। कहाँ पे? लखनऊ में उत्तर प्रदेश में। रिसर्च एरिया की बात करें तो ये बोटनी एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसका यहाँ पे रिसर्च होता है। फुल फॉर्म की बात करें तो NBRI का फुल फॉर्म है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया द लार्जेस्ट हार्बेरियम इज लोकेटेड एट, भारत का सबसे बड़ा हार्बेरियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए देहरादून, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। तो बात करें लार्जेस्ट हार्बेरियम का तो ये कोलकाता में स्थित है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। लार्जेस्ट हार्बेरियम इन इंडिया सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम जो CNH के नाम से कोलकाता में है, लोकेटेड एट हावड़ा वेस्ट बंगाल कोलकाता, कंट्रोल्ड बाय बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो BSI है बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। नंबर ऑफ स्पीसीमेंस की बात करें यहाँ पर तो मोर देन 2 मिलियन यहाँ पे स्पीसीज देखने को मिलेगा आपको। पर्पस की बात करें तो प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमी, तो प्लांट के आइडेंटिफिकेशन के लिए और उसके टेक्सोनॉमी के लिए ये मेनली बनाया गया है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पर मोर देन 2 मिलियन पॉपुलेशन देखने को मिलेगा, स्पीसीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IFPRI इज, तो जो IFPRI है इसका पूरा नाम क्या है? इसका फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन नंबर ए इंडियन फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर सी इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जो IFPRI है इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। IFPRI स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, एस्टैब्लिश्ड 1975, इसकी स्थापना जो है वो 1975 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC USA में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में वाशिंगटन में। फोकस एरिया की बात करें तो इसका फोकस मेनली किन चीजों में होता है? तो फूड की सिक्योरिटी में, एग्रीकल्चर में और न्यूट्रिशन के क्षेत्र में, इन तीनों क्षेत्र में जो IFPRI है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मेन फोकस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज मोस्ट अफेक्टेड बाय वाटर इरोजन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जल अपर्दन वाटर इरोजन से सर्वाधिक प्रभावित है? ऑप्शन नंबर ए वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी
उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे चार ऑप्शन, चार स्टेट के नाम दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है वाटर इरोजन से। तो यहाँ पे इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो एमपी है ये सबसे ज्यादा वाटर इरोजन से परेशान है, अफेक्टेड वाला एरिया है। स्टेट मोस्ट अफेक्टेड बाय वाटर इरोजन एमपी मध्य प्रदेश, कॉज रेनफॉल एंड रन ऑफ वाटर। मेजर टाइप की बात करें तो यहाँ पर सीट, रील एंड गली तीनों तरह के यहाँ पे वाटर इरोजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर इज पब्लिश्ड फ्रॉम। तो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी भोपाल, ऑप्शन नंबर डी जयपुर। तो यहाँ पे जो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर है ये पब्लिश होता है न्यू दिल्ली से। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बात करें यहाँ पे हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर पब्लिश्ड फ्रॉम न्यू दिल्ली, पब्लिश्ड बाय किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो ये आईसीआर के द्वारा, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। आईसीआर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में है। टाइप ऑफ बुक की बात करें तो रेफरेंस बुक ऑफ एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर का एक रेफरेंस बुक है जो कि हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीआर फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो आईसीआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, कौन से डेट को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 16 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी 16 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी 16 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी 16 अक्टूबर। तो आईसीआर फाउंडेशन डे की बात करें तो ये जुलाई में सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 16 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीसा इज रिलेटेड टू। तो जो LEISA लीसा है ये किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑप्शन नंबर बी इनऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑप्शन नंबर सी नेचुरल फार्मिंग, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो लीसा की बात करें तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई जैविक खेती, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इससे लीसा जो है ये रिलेटेड है। लीसा स्टैंड्स फॉर लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसके फुल फॉर्म को आप याद रखेंगे, लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे फोकस करना, जो एक्सटर्नल इनपुट है, जो बाहरी इनपुट है उसको कम से कम यूज करना, ऑर्गेनिक तरीके से पूरा खेती करना। इनपुट यूज्ड मिनिमम एक्सटर्नल इनपुट्स। फोकस की बात करें रिसोर्स कंजर्वेशन, जितने भी रिसोर्सेस है चाहे वो वाटर हो, चाहे वो सोइल हो, चाहे वो कोई इंटरनल इनपुट हो, उसको अच्छे तरीके से यूज करना, रिसोर्सेस का कंजर्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट ऑफ अ कॉटन बेल इज। एक कपास गांठ कॉटन बेल का मानक वजन कितना होता है? इससे पहले हम लोगों ने जूट बेल के बारे में देखा था, यहाँ पर कॉटन बेल के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए 150 kg, ऑप्शन नंबर बी 160 kg, ऑप्शन नंबर सी 170 kg, ऑप्शन नंबर डी 180 kg। तो अगर कॉटन की बात करें तो कॉटन में जो वन बेल का जो वजन होता है वो होता है 170 kg। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 170 kg, 170 kg। वेट ऑफ वन कॉटन बेल 170 kg, वेट ऑफ वन जूट बेल 180 kg। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, कॉटन 170, जूट 180। कॉटन टाइप की बात करें तो ये एक फाइबर क्रॉप है प्लस कैश क्रॉप है। साइंटिफिक नेम की बात करें तो गोसिपियम स्पीसीज, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है, इस चीज को आप लोग याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड इन। तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब शुरू हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1947 टू 1951, ऑप्शन नंबर बी 1948 टू 1952, ऑप्शन नंबर सी 1951 टू 1956, ऑप्शन नंबर डी 1950 टू 1955।
तो बात करें यहाँ पे भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो इसकी जो शुरुआत है ये 1951 टू 1956, जो ये 5 साल है इन्हीं के बीच हुआ था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951-1956 स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1951 को इसको स्टार्ट किया गया था। मेन फोकस क्या था? एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट पे मेजर फोकस था, जिसमें पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है इरिगेशन। उसके बाद यहाँ पर मॉडल की बात करें तो किस मॉडल का यूज हुआ था? तो जो हैरोल्ड डोमर मॉडल है इसका यहाँ पर यूज हुआ था। प्राइम मिनिस्टर उस टाइम कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है उस टाइम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन। तो जो नाबार्ड है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत बार ये नाबार्ड वाले एग्जाम में क्वेश्चन में आता है, तो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन है 1981, 1982, 1983, 1984। 1981, 1982, 1983 और 1984। तो किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो ये 1982 में हुआ था। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुआ था। नाबार्ड स्टैब्लिश 1982। स्टैब्लिश डेट की बात करें तो 12 जुलाई 1982। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। रिकमेंडेशन कमेटी, किस कमेटी के रिकमेंडेशन से इसको बनाया गया था? तो जो 20 शिवारमन कमेटी है इसके रिकमेंडेशन पे ही नाबार्ड को लाया गया था। एपेक्स इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये सारे पॉइंट्स नाबार्ड से है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इरिगेशन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन। भारत में प्रथम सिंचाई आयोग फर्स्ट इरिगेशन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1898, ऑप्शन नंबर बी 1899, ऑप्शन नंबर सी 1900, ऑप्शन नंबर डी 1901। तो बात करें भारत में प्रथम सिंचाई आयोग फर्स्ट इरिगेशन कमीशन की, तो इसकी स्थापना 1901 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट इरिगेशन कमीशन 1901 में चेयरमैन सर कोलिन स्कॉट मोनक्रीव, ये इसके चेयरमैन थे। पर्पस क्या था? प्रोटेक्शन अगेंस्ट फेमाइन थ्रू इरिगेशन। इरिगेशन के कारण जो यहाँ पे अकाल देखने को मिलता, उसके लिए यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे इसको लाया गया था। पीरियड की बात करें तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे ये लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इन द कंट्री। भारत में गन्ने शुगर केन के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि शुगर केन जो है, गन्ना जो है, इसके लिए क्षेत्रफल एवं उत्पादन में कौन सा जो राज्य है वो सबसे अग्रणी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। अगर शुगर केन की बात करें तो क्षेत्रफल एवं उत्पादन में सबसे अग्रणी जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट उत्तर प्रदेश। लार्जेस्ट एरिया अंडर शुगर केन उत्तर प्रदेश। सेकेंड मेजर प्रोड्यूसर महाराष्ट्र। शुगर केन टाइप तो कैश क्रॉप है। शुगर केन क्या है? एक तरह का कैश क्रॉप है, इसको सीरियल क्रॉप में कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। साइंटिफिक नेम की बात करें तो सैकरम ऑफिसिनेरम, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। आपको इसका फैमिली बताना है, शुगर केन की फैमिली क्या होती है, इस चीज को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हु वॉन द नोबेल प्राइज। निम्नलिखित में से किस कृषि वैज्ञानिक ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? ऑप्शन नंबर ए एनी बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग, ऑप्शन नंबर बी एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बीपी पाल, ऑप्शन नंबर डी पीजे कुरियन। तो बात करेंगे अगर नोबेल प्राइज जिस एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को मिला था, वो है ऑप्शन नंबर ए नॉर्मन ई बोरलॉग। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हु वॉन द नोबेल प्राइज नॉर्मन ई बोरलॉग। नोबेल प्राइज रिसीव्ड 1970 में पीस पीस के क्षेत्र पे, नॉन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, और ये जो है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न डॉक्टर सी सुब्रमण्यम अवार्ड इज रिलेटेड टू। तो यहाँ पर अवार्ड से क्वेश्चन है।
भारत रत्न डॉक्टर सी सुब्रमण्यम पुरस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बेस्ट एग्रीकल्चर टीचर, ऑप्शन नंबर बी बेस्ट टेक्निकल बुक, ऑप्शन नंबर सी ट्राइबल पीपल अपलिफ्टमेंट, ऑप्शन नंबर डी बेस्ट रिसर्च इन एग्रीकल्चर। तो बात करेंगे अगर डॉक्टर सी सुब्रमण्यम जो अवार्ड है, तो ये ऑप्शन नंबर डी बेस्ट रिसर्च इन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM स्टार्टेड इन विच 5 ईयर प्लान। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 9th 5 ईयर प्लान, ऑप्शन नंबर बी 10th 5 ईयर प्लान, ऑप्शन नंबर सी 11th 5 ईयर प्लान, ऑप्शन नंबर डी 12th 5 ईयर प्लान। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की बात करें तो ये 11th जो 5 ईयर प्लान है यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था, इस वर्ष इसको लॉन्च किया गया था। NFMS लॉन्च 2007-2008 जो 11th 5 ईयर प्लान है इसमें लॉन्च किया गया था। इनिशियल क्रॉप कवर्ड, इसके अंदर जो क्रॉप को कवर्ड किया गया था वो है राइस, व्हीट, पल्सेस, ये तीनों क्रॉप को मेजरली यहाँ पे इंक्लूड किया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड इंश्योर फूड सिक्योरिटी। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो फूड ग्रेन है उसका प्रोडक्शन हाई हो सके, इंक्रीज हो सके और फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो, यहाँ पे खाद्य सुरक्षा यहाँ पे प्रोवाइड हो। इसके लिए इस जो 5 ईयर प्लान में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB वाज एस्टैब्लिश्ड इन। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ पर आपको इसका ईयर बताना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट है, इसकी स्थापना 1965 में हुआ था। इसको आप लोग याद रखेंगे, 1965 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB की स्थापना की गई थी। NDDB स्टैब्लिश 1965। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? आनंद, गुजरात में है। फाउंडर लीडर डॉक्टर वर्गीस कुरियन। एसोसिएटेड प्रोग्राम ऑपरेशन फ्लड से एसोसिएटेड था। रेगुलेशन की बात करें तो यहाँ पर भी मिल्क का बात आएगा, डेयरी का बात आएगा, तो व्हाइट रेगुलेशन से रिलेटेड रहेगा ये चीज। तो इन सारे पॉइंट को आप याद रखेंगे, ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नॉन एज द मिल्क मैन ऑफ इंडिया एंड द अमूल मैन। भारत के दुग्ध पुरुष, मिल्क मैन ऑफ इंडिया तथा अमूल मैन के नाम से किसे जाने जाते हैं? यहाँ पे साइंटिस्ट का आपको नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर RS बरोदा और जो डॉक्टर BP पाल। तो यहाँ पे 4 साइंटिस्ट के नाम दिए हुए, तो इनमें से कौन से हैं जो मिल्क मैन ऑफ इंडिया अमूल मैन के नाम से जाने जाते हैं? पिछला ही क्वेश्चन में मैंने इसका आंसर दे दिया, अगर आपने सही तरीके से देखा होगा तो आप वहां से आंसर बता पाएंगे इस क्वेश्चन का। यहाँ पे अमूल मैन की बात करें यहाँ पर तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो अगर मिल्क मैन ऑफ इंडिया या फिर अमूल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाने जाते हैं तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसके सही आंसर होंगे। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करें तो इसका भी आंसर डॉक्टर वर्गीस कुरियन ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ईयर वाज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे इंटरनेशनल ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 2008, ऑप्शन नंबर बी 2009, ऑप्शन नंबर सी 2010, ऑप्शन नंबर डी 2011। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2010। इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी 2010 डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन, और ये जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। मेन फोकस क्या था इसका? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना ही इसका मेन फोकस था इस साल में। थीम क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड स्पाइसेस। तो इस तरीके से जो इंटरनेशनल ईयर है इस वाले पोर्शन को भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। 2000 से 2000 यहाँ पे 22-23 तक आपको कम से कम कंप्लीट याद रखना है। विच नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्ट डे क्रॉप।
निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्ट डे कम दिन की अवधि वाली फसल है? ऑप्शन नंबर ए वीट, ऑप्शन नंबर बी बार्ले, ऑप्शन नंबर सी राइस, ऑप्शन नंबर डी ओट्स। तो जितने भी शॉर्ट डे के क्रॉप होते हैं ये मेनली खरीफ सीजन के होते हैं और लॉन्ग डे के रबी सीजन के होते हैं। शॉर्ट डे में यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट डे का एग्जांपल होता है राइस। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइस, और ये एक खरीफ क्रॉप है। उसके बाद जितने भी वीट बार्ले ओट्स है ये रबी क्रॉप है, और रबी क्रॉप में लॉन्ग डे क्रॉप के अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन प्रोमोट सेल इनलोंगेशन एंड एपिकल डोमिनेंस? कौन सा पादप हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई बढ़ने और एपिकल डोमिनेंस जो शीर्ष प्रभाव को बढ़ावा देता है? ऑप्शन नंबर ए साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर सी इथिलीन, ऑप्शन नंबर डी एबीए। तो जहां कहीं भी आप अगर एपिकल डोमेन्स तो जहां कहीं भी एपिकल डोमिनेंस शीर्ष वाला भाग का बात आएगा तो आप आंख बंद करके वहां पे ऑक्सिन हार्मोन को टिक कर दीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सोइल ऑर्डर ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया? भारत में किस प्रकार के मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए वर्टिसोल्स, ऑप्शन नंबर बी इंसेप्टिसोल्स, ऑप्शन नंबर सी अल्फीसोल्स, ऑप्शन नंबर डी एरिडीसोल्स। तो यहाँ पे सोइल ऑर्डर का नाम दिया हुआ है, 4 सोइल ऑर्डर का नाम दिया हुआ ऑप्शन में। तो आपको यहाँ पर बताना है कि किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंसेप्टिसोल, लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया इंसेप्टिसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ C4 क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन सी C4 फसल है? ऑप्शन नंबर ए वीट, ऑप्शन नंबर बी राइस, ऑप्शन नंबर सी मेज, ऑप्शन नंबर डी पोटैटो। C4 क्रॉप की बात करेंगे तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी मेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉजेस विप्टिल डिजीज इन कॉलीफ्लावर? फूल गोभी में विप्टिल डिजीज विप्टिल रोग किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए बोरोन, ऑप्शन नंबर बी जिंक, ऑप्शन नंबर सी मोलिब्डेनम, ऑप्शन नंबर डी आयरन। तो जो फूल गोभी है कॉलीफ्लावर, यहाँ पर विप्टिल एक डिजीज देखने को मिलता है जो कि न्यूट्रिएंट की कमी से होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी मोलिब्डेनम की कमी के कारण। मोलिब्डेनम जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है इसकी डिफिशियंसी अगर कॉलीफ्लावर में हो जाती है तो वहां पर विप्टिल डिजीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर? इनमें से कौन सा जैव उर्वरक नहीं है? एजिटोबैक्टर, राइजोबियम, एजोस्पिरिलियम, ऑप्शन नंबर डी यूरिया। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन जो है वो बायो फर्टिलाइजर के हैं और एक जो है इनमें वो बायो फर्टिलाइजर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यूरिया। यूरिया एक बायो फर्टिलाइजर नहीं है। तो ये सारा जो क्वेश्चन था ये आपका जनरल एग्रीकल्चर के सारे क्वेश्चन थे। आई होप आपने सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया होगा, किसी तरीके का किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। उसके बाद जो हम लोग क्लास करने वाले हैं वो है जनरल हॉर्टिकल्चर का, या फिर हॉर्टिकल्चर बोल सकते हैं। यहाँ पर भी आपको टॉप एमसीक्यूज अच्छे अच्छे एग्जाम ओरिएंटेड और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वहां से भी क्वेश्चन को यहाँ पर ऐड किया जाएगा। और इस तरीके से जैसे हम लोगों ने जनरल एग्रीकल्चर का पोर्शन कंप्लीट किया वैसे ही हम लोग जनरल हॉर्टिकल्चर के पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, फिर फ्लोरिकल्चर के कंप्लीट करेंगे, और इस तरीके से पूरा एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है वो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और ये जो है आपका यूके ट्रिपल एस सी डबल एओ के लिए, यूपी ट्रिपल एस सी जो एजीटीए है शुगर केन सुपरवाइजर इसके लिए, साथ ही साथ एमपी आरएईओ जो रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर है, इन सारे एग्जाम को ये टारगेट करेगा। आईबीपीएस एएफओ एग्जाम को भी टारगेट करेगा। इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपको क्लास के एंड तक सारे लेक्चर को देखना है इसी तरीके से। ये आज पहला लेक्चर था जनरल एग्रीकल्चर का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, कमेंट करके आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया या फिर अपने जो आंसर
जानते थे जिस क्वेश्चन का, आपको उसका आंसर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में करते जाना है। थैंक यू।